तो कहानी की शुरुआत बर्फ से ढके पहाड़ों में होती है, जहाँ पर दो जादूगर नर्लिन फ्लड और उसकी पत्नी एनेस्का कुछ खतरनाक गॉब्लिन से बचकर भाग रहे होते हैं। ये सब मिनियन वोलोस के लिए काम करते हैं, जो एक सिनिस्टर शेप शिफ्टिंग मकड़ी जैसा क्रिएचर है, जो कि एक स्लेब पर सवार होकर खतरनाक रास्तों से उनका पीछा कर रहा है। नर्लिन और एनेस्का पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह इनका पीछा छुड़ा सके, और इसी भागदौड़ के बीच में वो अपने आने वाले बच्चों के नाम पर बात करते हैं। नर्लिन कुछ मजेदार नाम सुझाता, लेकिन कोई भी नाम एनेस्का को पसंद नहीं आ रही थी। तभी उनकी बात बीच में ही रुक जाती है जब वोलोस अपने भयानक रूप में सामने आता है। ये देखकर एनेस्का जादू से आग के गोले बनाकर उसके ऊपर फेंकती है, लेकिन उन पर उसका कोई भी खासा असर नहीं होता, और बदले में वोलोस एक खतरनाक डार्क मैजिक का हमला करता है। एनेस्का तुरंत एक सुरक्षा कवच बनाकर खुद को और नर्लिन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्तियां सीमित होती जा रही थी। एनेस्का को मुश्किल में देखकर नर्लिन स्ले की लगाम छोड़कर उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। दोनों मिलकर जादू करते हैं, लेकिन उनका जादू वोलोस के सामने बेअसर सा लग रहा था। तभी एनिस्का के कहने पर नर्लिन अपना इंचेंटेड वायलिन उठाता है और एक मैजिकल ट्यून बजाना शुरू करता है। हवा में गूंजती उस रहस्यमयी धुन का असर ऐसा होता है कि वोलोस तुरंत ही गिर पड़ा। वो दोनों थके हुए थे, लेकिन राहत महसूस करते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। इस जीत की खुशी में वो अपनी बेटी का नाम बेटी रखने का फैसला करते हैं। अब यहाँ से सीन बदलता है और कहानी एक मिडिल स्कूल के म्यूजिक रूम में पहुंचती है। लगभग एक दशक के बाद कमरा तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज से भरा हुआ था। ड्रम्स, पियानो और ना जाने क्या क्या सब मिलकर एक अजीब सा शोर पैदा कर रहे थे। म्यूजिक टीचर काफी थका हुआ लग रहा था और बच्चों के इन बेकार प्रदर्शन से बहुत ही परेशान था। इसी शोरगुल के बीच में बेटी अपने वायलिन के साथ आगे आती है और वो एक ऐसा मधुर सा सुर छेड़ती है कि सभी बच्चे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने इंस्ट्रूमेंट्स उसी लय में बजाने लगते हैं। मिलकर वो एक शानदार परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे पूरा कमरा ऊर्जा से भर जाता है। क्लास के अंत में टीचर उससे काफी इम्प्रेस्ड होता है और बेटी की टैलेंट की काफी तारीफ करता है। क्लास के बाद बेटी अपने दोस्तों एबी और नेट के साथ समय बिताती है। नेट अभी भी उस परफॉर्मेंस को लेकर काफी एक्साइटेड थी और वो सपने देखने लगती है वर्ल्ड टूर्स और प्राइवेट जेट्स और फैंसी खाने की। दूसरी ओर एबी बेटी से उसके भाई विंच फ्लैट के बारे में पूछती है। एबी का उस पर ऑब्वियस क्रश है, जिसे सुनकर बेटी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई उसके गॉथिक भाई को पसंद कैसे कर सकता है। तभी बेटी की माँ एनेस्का स्कूल गेट पर उसे लेने आती है और एक नॉर्मल माँ बनने की कोशिश में एनेस्का ऑकवर्ड तरीके से एबी और नेट से पूछती है कि उनके बोन्स कैसे ग्रो हो रहे हैं। ये सुनकर दोनों दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और बेटी शर्म से लाल हो गई थी। वो जल्दी से उन्हें बाय कहती है और अपनी माँ को एक तरफ खींच कर ले जाती है, ये कहते हुए कि उसे नॉर्मल माँ की तरह बिहेव करना चाहिए। एनेस्का सफाई देती है कि वो पूरी कोशिश कर रही है। आखिरकार उसने बेटी को स्कूल से लेने तक आई। नाराज होकर बेटी अकेले चलने लगती है। तभी एक बस तेजी से उनकी ओर आती है और एनेस्का तुरंत ही अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उन दोनों को सुरक्षित जगह पर टेलीपोर्ट कर देती है। फिर वो तुरंत ही पब्लिक में मैजिक इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगती है, लेकिन बेटी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है कि तुम कमाल की हो। और जब वो घर के सामने पहुंचते हैं तो बेटी कैजुअली अपने ग्रैंड माँ की ग्रेव की तरफ हाथ हिलाती है। जवाब में ग्रैंड माँ कब्र से ही हाथ हिलाकर चीयरफुल तरीके से हाई कहती है, जो कि इस मैजिकल फैमिली के लिए पूरी तरह से नॉर्मल थी। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचते हैं, ऊपर से तेज शोर सुनाई देता है। विंच फ्लैट अपने जॉम्बीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो बेटी को बुलाता है और कहता है कि बाद में उसके एक्सपेरिमेंट्स देखने आए। शाम को बेटी आईने के सामने खुद को निहार रही होती है, ये विश करते हुए कि काश उसके पास भी मैजिकल पावर्स होती। तभी उसके जुड़वा भाई बहन मॉर्बिड और साइलेंट अचानक से पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि डिनर का टाइम हो चुका है। डिनर टेबल पर ट्विंस मैजिक की मदद से खाना खा रहे होते हैं और खाना खुद ब खुद उनके मुंह में जा रहा होता है, और वो भी बिना हाथ लगाए। विंच फ्लैट मजाक में इसे एक्सटर्नल डाइजेशन कहता है। खाने के दौरान नर्लिन सबको याद दिलाता है कि इस वीकेंड में क्विक लाइन गेम्स हो रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ जादूगर ही जा सकते हैं। बेटी, जो अपने पिता की तरह ही मैजिक के बिना पैदा हुई थी, वो इंसिस्ट करती है कि उसे भी वहाँ पर जाने दिया जाए। वो अपनी मॉम से वादा करती है कि वो समय रहते मैजिक सीख लेगी, लेकिन एनिस्का उसे मना कर देती है। निराश होकर बेटी अपने पिता से शिकायत करती है कि उसके सिबलिंग को तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन उसे नहीं। तभी नर्लिन यहाँ पर एक सच बताता है। उसके सिबलिंग्स, जिसमें विंच फ्लैट ट्विंस और यहाँ तक कि फैमिली डॉग भी शामिल है, सब मैजिक से बनाए गए थे। बेटी एक्साइटेड होकर पूछती है, तो मैं कैसे बनी? माँ बाप मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि तुम मैजिक से नहीं, प्यार से बनी हो। डिनर के बाद नर्लिन देखता है कि बेटी अब भी उदास लग रही है और वो उसे चीयर अप करने के लिए वो कुछ इनकरेजिंग बातें करता है। वो कहता है कि मैजिक ही सब कुछ नहीं है, दुनिया में प्यार और संगीत भी बहुत ताकतवर होते हैं। फिर वो उसे इनवाइट करता है और कहता है कि चल मेरे साथ एक सीएस का ट्यून वायलिन पर बजा। जैसे जैसे वो साथ में ट्यून बजाते हैं, नर्लिन अपने लोगों की कहानी बताता है। बहुत साल पहले किंगडम ऑफ नोवेयर में क्लिफ्ट पीपल रहते थे, जिन्हें एक क्रूअल टायरेंट ने जीत लिया था, और वो भी एक पावरफुल मेज था, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। उसने सबसे पहले जो काम किया वो था म्यूजिक को बैन करना। बेटी पूछती है, तो क्या इसीलिए हम नोवेयर को छोड़ आए?
नर्लिन से रिलाता और कहता है कि कुछ गाने इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग मैजिक को टक्कर दे सकते हैं। इसी दौरान बेटी अपने पिता के मैजिकल सूटकेस में एक स्क्रोल को देखती है और पूछती है कि क्या हम वो वाला बजा सकते हैं। नर्लिन घबरा जाता और तुरंत मना कर देता है। वो स्क्रोल वापस रखकर सूटकेस को पावरफुल स्पेल से लॉक कर देता है। वहीं रात में बेटी की जिज्ञासा नहीं रुकती, तो वो चुपके से अपने पापा के कमरे में जाती है और सूटकेस को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मैजिक लॉक खुलता नहीं। तभी विंच फ्लैट उसे पकड़ लेता और बताता है कि सूटकेस में अनगिनत कॉम्बिनेशंस हैं, जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल है। फिर वो कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो हम इसे मैजिक से फोर्सफुली खोल सकते हैं। बेटी उससे मदद की भीख मांगती है और विंच फ्लैट मान जाता है। वो सूटकेस को अपने कमरे में ले जाकर उस पर स्पेल डालता है और सूटकेस के खुलते ही बेटी एक्साइटेड होकर स्क्रोल उठाती है और उसका ट्यून बजाने लगती है, बिना ये जाने कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। स्क्रॉल में क्लेफ का फॉरबिडन सॉन्ग था और जैसे ही बेटी उसे बजाती है, एक शक्तिशाली जादुई एनर्जी की लहर कमरे में भर जाती है और एक तेज हवा पूरे मोहल्ले में फैल जाती है। दूर कहीं नोवेयर में किंग मेराट इस डिस्टरबेंस को महसूस करता है और उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हुआ क्या है, और वो अपने सबसे भरोसेमंद सेवक वोलुस को आदेश देता है कि वो गॉब्लिन स्पाइस को भेजकर बेटी को ढूंढ निकाले। अगली सुबह विंच फ्लैट बेटी का सामना करता और उसे चेतावनी देता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो किसी को नहीं बताना चाहिए। वो कहता है कि स्क्रूल का अस्तित्व और उससे जुड़ी सारी बातें घर के अंदर ही रहनी चाहिए, लेकिन बेटी उसकी बात नहीं मानती। वो चोरी छिपे फॉरबिडन स्क्रोल को स्कूल ले जाती है ताकि वो मैजिकल सॉन्ग को अपने बैंड के साथ प्रैक्टिस कर सके। उसे तो पता ही नहीं होता कि वो लोग उसके जासूस उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। स्कूल कॉन्सर्ट के दिन बेटी अपने पूरे परिवार को परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट करती है और वहाँ पर पूरा परिवार पहुँचता है, लेकिन शो शुरू होने से ठीक पहले ट्विंस मॉर्बिड और साइलेंट एक गॉब्लिन स्पाई को बाहर घूमते हुए देख लेते हैं। वो उसका पीछा करते हैं ये जानने के लिए कि वो वहाँ पर कर क्या रहा है, और जब वो उसे कन्फ्रंट करते हैं तो वो एक मैजिकल क्रॉस बॉ निकालता है और उन पर हमला करता है। जब उन ट्विंस को मुश्किल होती है तभी विंच फ्लैट समय पर पहुंचकर उनकी मदद करता है और तीनों मिलकर उस गॉब्लिन को हरा देते हैं। इसी बीच स्टेज पर बेटी अपने बैंड में टीबी और नेट के साथ शानदार परफॉर्मेंस देती है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है जब वो एक के बाद एक गाने बजाते हैं। कॉन्सर्ट के अंत में बेटी घोषणा करती है कि वो एक खास सॉन्ग बजाएगी जो कि उसके अपने परिवार की होमलैंड से है, और जैसे ही वो उस फॉरबिडन सॉन्ग को बजाना शुरू करती है, उसके माता पिता ऑडियंस में बैठे हैरान रह जाते हैं। एनिस्का तुरंत पहचान जाती है कि ये वही फॉरबिडन सॉन्ग है और नर्लिन से कहती है कि वो उसे रोके। वो डरती है कि कुछ भयानक हो सकता है, लेकिन नर्लिन हालांकि चिंतित तो होता है, लेकिन वो उसे शांत करता और कहता है कि थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि आगे होता क्या है। बाहर विंच फ्लैट और ट्विंस गॉब्लिन को हरा देते हैं। तभी एनेस्का वहां पर पहुंचती है और गुस्से में उन्हें सार्वजनिक रूप से मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए डांटती है। जब वो सब घर लौटते हैं तो उसका गुस्सा बेटी पर निकलता है, जो फॉरबिडन स्क्रोल को चुराने के लिए डांट खाती है। बेटी अपनी सफाई देती है और परिवार के इतिहास के बारे में ज्यादा जानने की मांग करती है, लेकिन इससे पहले कि कोई जवाब दे सके उनका फैमिली डॉग गलती से सच उगल देता है। जिस टैरेंट की वजह से वो लोग नोवेयर को छोड़कर भागे थे वो कोई और नहीं बल्कि बेटी के दादा हैं। यह सुनकर बेटी अपने माँ की ओर जवाबों के लिए देखती है तो एनेस्का धीरे धीरे अपने परिवार के अतीत को बताना शुरू करती है। वो समझाती है कि फॉरबिडन स्क्रोल में क्लेफ का सॉन्ग है, एक ऐसा प्राचीन मेलोडी जो किसी भी मैजिक को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सदियों तक मैगी और क्लेफ के बीच में नोवेयर पर नियंत्रण को लेकर युद्ध होता रहा। मैगी के पास जबरदस्त मैजिकल पावर्स थी, जबकि क्लेफ के पास एंशिएंट सॉन्ग था जो उन्हें मैजिक से अछूत बनाता था। और कई दशकों की खूनी लड़ाइयों के बाद एक नाजुक शांति स्थापित हुई। मैगी ने कसम खाई कि वो कभी भी क्लेफ के खिलाफ मैजिक नहीं करेंगे, और बदले में क्लेफ ने भी फॉरबिडन सॉन्ग का इस्तेमाल ना करने का वादा किया। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। एनिस्का अपनी जवानी का एक दिन याद करती है जब वो अपने पिता किंग मिराट के साथ नदी के किनारे थी। वो एक खास सॉन्ग गा रहे थे, तभी उसकी नजर नदी के दूसरी ओर एक सुंदर क्लेफ पर पड़ी जो वायलिन बजा रहा था, और वो नर्लिन था, और उसे उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। लेकिन उसके माता पिता ने भी देख लिया और वो गुस्से से भर गए। गुस्से में किंग मिराट ने मैजिक से एक रिवर ड्रैगन को बुलाया और उसे उस यंग क्लेफ पर हमला करने का आदेश दिया। अपनी जान बचाने के लिए मजबूर होकर नर्लिन ने फॉरबिडन सॉन्ग बजाया और ड्रैगन की मैजिक को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये देखकर किंग मिराट और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने सभी क्लेफ को कैद करने और उनके इंस्ट्रूमेंट्स को जलाने और उस एंशिएंट सॉन्ग को हमेशा के लिए बैन करने का आदेश दिया। और इससे भी बुरा, उसने नर्लिन को सजाए मौत का फरमान सुना दिया। लेकिन एनेस्का ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने नर्लिन को भगाया और दोनों साथ मिलकर नोवेयर से भाग गए, और तभी से वो छिपे हुए हैं और अब तक किंगडम वापस नहीं लौट पाए हैं। जैसे ही एनेस्का अपनी कहानी खत्म करती है, वो नोवेयर की एक पुरानी भविष्यवाणी का जिक्र करती है। ऐसा कहा जाता है कि एक बच्चा जो मैगी और क्लेफ दोनों का संतान होगा, वो मैजिक और म्यूजिक के बीच में फिर से संतुलन बनाएगा। बेटी को तुरंत एहसास होता है कि वो वही बच्चा है। वो जिद करती है कि उन्हें नोवेयर लौटना चाहिए और अपने दादा की तानाशाही से क्लेफ को आजाद कराना चाहिए। लेकिन एनेस्का उसे खतरे के बारे में चेतावनी देती है
कि अगर किंग मिराट को कभी पता चला कि बेटी मैजिक सीख रही है तो वो उसे खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, और उसकी रक्षा करने के लिए ही एनेस्का ने अब तक उसे मैजिक से दूर रखा है। लेकिन अब बेटी को डर नहीं लगता, वो अपनी किस्मत जान चुकी है और उसे अपनाने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। अगली सुबह बेटी अपनी दादी की कब्र से बात करती है और कुछ सलाह मांगती है, और थोड़ी देर खुद से बात करने के बाद उसे एक आइडिया आता है। वो क्विक लाइन गेम में चोरी छिपे घुसकर मैजिक सीखने का फैसला करती है। उसी वीकेंड जब विंच फ्लैट और फैमिली डॉग गेम्स में जाने के लिए मैजिकल टेलीपोर्टिंग डोर से निकलते हैं तो बेटी चुपके से उनके पीछे पीछे निकल जाती है। वो एक अंधेरी सुरंग में पहुंचते हैं जो किसी ट्रेन स्टेशन जैसी लग रही थी, और तभी एक विशाल कीड़ानुमा ट्रेन आ जाती है जिसके मुंह से चिपचिपा गू टपक रहा होता है। और जैसे ही वो ट्रेन रवाना होने लगती है बेटी आखिरी पल में उसमें कूद जाती है और क्विक लाइन गेम तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही बेटी उस जादुई दुनिया की खूबसूरती को देखकर हैरान थी। रास्ते में वो गलती से एक जिनी, एक इलेक्ट्रिफाइड क्लाउड और एक वॉकिंग हैंड से टकरा जाती है जो असल में एक रेसलर थे। वो वॉकिंग हैंड उस पर हमला करने को कहता है, लेकिन उससे पहले कोई उसे टेलीपोर्ट करके सुरक्षित जगह पर ले आता है। वो लड़की जो उसे बचाती है वो खुद को मीसा बताती है और जल्दी बेटी से दोस्ती कर लेती है। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब रेजिना क्विकलाइन गेम्स की होस्ट समारोह को शुरू करती है। वो प्रतियोगिता की शुरुआत में घोषणा करती है और इस साल के कॉन्टेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस कराती है, जिनमें विंच फ्लैट और फैमिली डॉग भी शामिल थे। पहली चैलेंज शुरू होती है एक पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट से, लेकिन ट्विस्ट के साथ। पाई असल में एक विशाल मांसाहारी जीव होता है जिसे खाने से पहले काबू करना होता है। वो क्रिएचर दो अनलकी पार्टिसिपेंट्स पर स्लाइम फेंकता है, लेकिन विंच फ्लैट शांत रहता है और वो एक तेज स्पेल से वो उस बीस्ट को घेर लेता है और उसे एक एडिबल पाई में बदल देता है, जिसे फैमिली डॉग खुशी खुशी खा जाता है। बेटी आश्चर्य से देखती है और मीसा से कहती है कि ये पहली बार है जब उसने अपने परिवार के अलावा कोई और मैगी देखा है। दूसरा चैलेंज और भी अजीब होता है। इसमें प्रतियोगियों को अपने सबसे गहरे और डरावने डर के फिजिकल मैनिफेस्टेशन का सामना करना पड़ता है। विंच फ्लैट कॉन्फिडेंस से भरा होता है और सोचता है कि आखिर उसे डर किस बात से लग सकता है, लेकिन उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब सामने प्यारे छोटे छोटे जानवर जैसे किटेन और रेनबोज आने लगते हैं। एक गॉथिक इंसान के लिए क्यूटनेस से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं हो सकता। जब प्रतियोगी अगले चैलेंज के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो मीसा बेटी के लिए और अपने लिए कुछ मैजिकल आइसक्रीम खरीदती है। अगला चैलेंज बहुत ही मुश्किल होता है, एक ऐसे अपोनेंट से लड़ना जो तुम्हारी हर चाल जानता हो। इसमें प्रतियोगियों को अपने ही क्लोन से मुकाबला करना था। विंच फ्लैट और उसके डुप्लीकेट के बीच में एक जबरदस्त मैजिकल शोडाउन शुरू होता है जिसमें चारों ओर स्पेल्स उड़ रहे होते हैं। इसी बीच मीसा बेटी को थोड़ा सा मैजिक सिखाने का ऑफर देती है और वो सबसे एक्साइटिंग चीज से शुरुआत करती है जो था उड़ना सीखना। एरिना से बाहर ले जाकर मीसा उसे खुद पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करती है और कुछ बार की कोशिश करने के बाद बेटी आखिरकार खुद उड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही उसे उड़ना आता है उसकी माँ अचानक गेम्स में आ धमकती है। वो गुस्से में उसे डांटती है कि उसने मैजिकल रेल में घुसने की हिम्मत कैसे की, और उसे वो घर वापस ले जाती है और बेटी को उसके इस हरकत के लिए सजा भी मिलती है। लेकिन अगली सुबह उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती जब मीसा उसके विंडो के बाहर खड़ी थी। बेटी चुपके से बाहर निकलती है और अपनी नई दोस्त से मिलती है। दोनों मिलकर मैजिक की प्रैक्टिस जारी रखते हैं। इस बार मीसा उसे एक शांत जंगल में ले जाती है और कहती है कि वो खुद को रिलैक्स करे और मैजिक को नेचुरली आने दे। बेटी अपनी आंखें बंद करती है और कंसंट्रेट करती है और जल्दी उसके हाथों में एक ग्लोइंग मैजिकल बॉल बन जाता है जिसे देखकर वो खुद पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। इसके बाद मीसा एक कड़वा सच बताती है कि उसका परिवार एक बार नोवेयर में रिवॉल्यूशन लीड कर रहा था किंग मिराट को हटाने के लिए, और यही रिवेलियन ही उनकी आज की हालत का कारण है और उसी ने राजा का दिल तोड़ा था। बेटी काफी हैरान रह जाती है और इस सच को वो पचा नहीं पाती। आने वाले कुछ दिनों में मीसा बेटी को लगातार मैजिक सिखाती रहती है, लेकिन इस नए रूटीन के कारण बेटी अपने आफ्टर स्कूल बैंड प्रैक्टिस को छोड़ने लगी थी, जिससे उसके इंसानी दोस्त एबी और नेट नाराज थे। एक दिन बेटी घर पर आती है और देखती है कि उसके भाई विंच फ्लैट और फैमिली डॉग कुछ सीक्रेट तैयारियों में लगे हैं। जब वो अपनी माँ से पूछती है तो पता चलता है कि वो सब बेटी के 13वें बर्थडे के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। उन्होंने उसके सभी ह्यूमन दोस्तों को इनवाइट किया और सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए मैजिकल गेम्स भी रखे हैं। लेकिन एक बात बेटी को पसंद नहीं आती। पार्टी खत्म होने से पहले उसकी माँ और विंच फ्लैट सबकी मेमोरी इरेज कर देंगे ताकि उनका सीक्रेट बना रहे। बेटी इस बात से खुश नहीं होती। वो ऐसा बर्थडे नहीं चाहती जिसे कोई याद ही ना रखे। बाद में बेटी का डॉग उसे कंफर्ट करता और बताता है कि भले ही उसके सिबलिंग्स और उसमें स्पेशल पावर है, लेकिन बेटी के पास एक अनोखी चीज है, ह्यूमन वर्ल्ड की जिंदगी और उसके अनुभव। आखिरकार जब उसका बर्थडे आता है तो सब कुछ परफेक्ट था। विंच फ्लैट इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि वो सभी गेस्ट की मेमोरी को इरेज करेगा और नर्लिन सबके लिए हॉट डॉग्स ग्रिल करने में बिजी होता है। एबी उसे एक वायलिन गिफ्ट करता है जो उसे बहुत पसंद आता है, लेकिन नेट नहीं आता क्योंकि वो अब भी उसकी प्रैक्टिस को मिस करने की वजह से नाराज है। बेटी की खुशी तब और बढ़ जाती है जब मीसा बाहर गेट पर आती है और अंदर आने को कहती है। बेटी भी बिना किसी हिचक के उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन तभी मीसा अपनी असली पहचान बताती है। वो असल में एक वुलूस है
जो कि एक शेप शिफ्टिंग स्पाइडर क्रिएचर होती है। पूरी पार्टी में अफरा तफरी मच जाती है। वोलूस पूरी पार्टी को तहस नहस कर देता है और वो बेटी से झूठ बोलने की बात को कबूल करता है और उसका मजाक उड़ाता है कि उसने मैजिक सीखने की बातों पर भरोसा किया। फिर वो विंचफ्लैट, नर्लिन और बेटी के पेरेंट्स को किडनैप कर लेता है और जैसे ही बेटी की बारी आती है उसकी दादी की स्पिरिट उसे ग्रेवयार्ड की सेफ्टी में खींच लेती है। जब बेटी बाहर आती है तो देखती है कि उसका घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। उसी वक्त वहाँ पर नेट आता है और पार्टी के लिए लेट आने का मजाक करता है। बेटी उसे कसकर गले लगाती है और माफी मांगती है और उसे सारी कहानी बताती है। फिर दोनों मिलकर एक्शन लेने का फैसला करते हैं और अंडरग्राउंड टनल की ओर पोर्टल करते हैं। तभी एबी भी आ जाता है और उनके साथ चलने की जिद करता है। तीनों वॉर्म ट्रेन पर चढ़ते हैं और नोवेयर किंगडम की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो क्लेव के लोगों से मिलते हैं और उन्हें फिर से संगीत अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं। बेटी अपने अंकल कैनो से मिलती है और उसे फॉरबिडन सॉन्ग का स्क्रोल दिखाती है। एबी और नेट की मदद से वो क्लेव को फिर से गाना और संगीत बजाना सिखाती है। शाम को अंकल कैनो बेटी को कैसल डंजन में लेकर जाता है, जहाँ उसकी माँ से उसकी मुलाकात होती है। लेकिन ये पल ज्यादा देर तक टिकता नहीं। मीसा वहां पर आ जाती है और बेटी को सीधा राजा के महल में टेलीपोर्ट कर देती है। किंग मिराट अपनी पोती को देखकर बेहद ही खुश होता है। वो उसे एक ग्रैंड डिनर टेबल पर आमंत्रित करता है, जहाँ बाकी परिवार के सदस्य बैठे थे। उनके मुंह पर टेप लगी होती है और हाथ बंधे होते हैं। अपनी पिछली गलतियों की सजा के तौर पर राजा नर्लिन को फार वेयरिस नाम की एक डरावनी जगह में बैनिश करने का फैसला करता है। वो बेटी को अपनी पोती और नोवेयर की नई प्रिंसेस के रूप में इंट्रोड्यूस भी करता है, जिसके बाद वो नर्लिन के एग्जाइल का आदेश देता है और अपने अंडरलिंग से कहता है कि उसे ले जाएं। ठीक उसी वक्त बेटी की माँ एनेस्का वह गाना गाने लगती है जो वो अपने पिता के साथ बचपन में गाती थी। ये गाना राजा के अंदर तक को छू जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कभी सच में संगीत से नफरत नहीं की। इसी बीच वोलूस, जो अब इस फैमिली ड्रामा से परेशान हो चुका होता है, वो अपने मकसद को दिखाता है। वो नोवेयर के लोगों को मैनिपुलेट करके उन्हें राजा के खिलाफ कर देता है और कहता है कि राजा ने क्लेफ्स का साथ देकर धोखा किया है। जैसे ही वोलूस बेटी पर हमला करने को तैयार होता है, उसकी माँ प्रोफेसी की याद दिलाती है कि उसकी असली ताकत मैजिक और म्यूजिक दोनों में है। प्रेरित होकर बेटी एक मेलोडी गाने लगती है, जिससे उसकी सच्ची मैजिकल शक्ति जाग जाती है। वो अपनी इसी शक्ति से वोलूस का मुकाबला करती है, लेकिन वोलूस बहुत ज्यादा शक्तिशाली साबित हो रहा था। ठीक उसी समय जब वोलूस जीत के करीब था और नर्लिन, एबी और नेट को वैनिश करने ही वाला होता है, तो क्लिफ के लोग एबी और नेट के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और एंशिएंट सॉन्ग को गाने लगते हैं, जो मैजिक को नलीफाई कर देता है। इससे वोलूस अपनी असली स्पाइडर फॉर्म में वापस आ जाता है और अब बेटी के पास पूरा मौका होता है कि वो अपनी पूरी मैजिकल शक्ति का इस्तेमाल करके उसे हरा दे। वो वोलूस को पूरी ताकत से हराती है और उसे फार वेयर में हमेशा के लिए बैनिश कर देती है। अब जब क्लेफ्स और मैगी फिर से एक हो चुके हैं और शांति से रह रहे हैं, बेटी के माता पिता उसके लिए फिर से बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और कहानी का अंत किंग मिराट के साथ होता है, जो अब बेटी के मैजिक की कला को सिखाता है और वो अपनी सारी नॉलेज को अपनी पोती को सौंपता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।